Good morning all of you. This is Amit Sudhar, Faculty of Physics in Synthesis Institute, Bikaner. These are my qualifications. आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेसिस की ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है सिंडिजी। इस एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस में सिंडिजी में आपको कुछ कोर्सेज फ्री मिलेंगे और कुछ कोर्सेज पेड मिलेंगे, ओके बच्चों। और जो सारे के सारे कोर्सेज हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। जो कोर्सेज का क्राइटेरिया है वो हमने 2 टाइप से डिवाइड किया है बच्चों। फर्स्ट है आपके मेडिकल कोर्सेज एंड सेकंड है इंजीनियरिंग कोर्सेज। जैसा कि आप देख सकते हैं मेडिकल कोर्सेज के अंदर डायनेमिक, मोमेंटम एंड एंथेसिस। डायनेमिक जो कोर्स है वो टारगेट मेडिकल वाले बच्चों के लिए है जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं। मोमेंटम जो है वो 12th बायो जो 12th में है, और एंथेसिस 11th बायो स्टूडेंट्स के लिए है, ओके बच्चों। इंजीनियरिंग कोर्सेज जो हैं जो थर्स्ट टारगेट के लिए है 12th पास स्टूडेंट्स के लिए, इंटेंसिटी 12th के बच्चों के लिए है, और इम्पल्स 11th मैथ्स के बच्चों के लिए है, ओके बच्चों। जो कोर्सेज का फी स्ट्रक्चर है वो यहाँ गिवन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पर मंथ चार्जेस हैं, ठीक है। जैसे डायनेमिक कोर्सेज के चार्जेस, मोमेंटम कोर्सेज के चार्जेस एंड एंथेसिस कोर्सेज के चार्जेस, ये सारे के सारे मेडिकल कोर्सेज के चार्जेस हैं। आगे इंजीनियरिंग कोर्सेज के जो चार्जेस हैं, जो पेड कोर्स हैं, ये सब उनके चार्जेस हैं। थ्रस्ट कोर्स के चार्जेस, इम्पल्स कोर्स के चार्जेस एंड इंटेंसिटी कोर्स के चार्जेस। इसके अलावा कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.synthesis.ac.in, ठीक है बच्चों। और यूट्यूब पे भी आप विजिट कर सकते हैं, और हमें फेसबुक पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और बच्चों ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो सिंथेसिस के स्टूडेंट्स ने अचीव किए हैं, और ये हमारा हेड ऑफिस का एड्रेस है, और ये DLP सेंटर्स और उनकी इन्फॉर्मेशन है, ओके बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वंस अगेन मैं अमित सुथार, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स इन सिंथेसिस इंस्टीट्यूट बीकानेर, आपके लिए लेके आया हूं एक और वन शॉट का वीडियो। टॉपिक का नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे आज। और यदि आपको हमारा ये प्रयास बहुत अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमें हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर विजिट कीजिए, जिसके अंदर कुछ कोर्सेज दे रखे हैं। आप अपनी सुविधा के हिसाब से उन कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और प्लीज़ YouTube के अंदर हमें सब्सक्राइब कीजिए, ओके बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और यदि कोई और इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए। चलो बच्चों, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस वन शॉट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह हम ये डिस्कशन करेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं आज। सबसे पहले अपन कवर करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगतिक सिद्धांत। उसके बाद में गैसेस के जितने भी लॉज हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर वॉन डेर वाल इक्वेशंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, एक गैस कितना दाब लगाती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरित गतिज ऊर्जा के बारे में डिस्कशन करेंगे। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम का विसरण का नियम, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन ने एक लॉ दिया था जिसके अंदर यदि ढेर सारी गैसेज अपन एक साथ, ढेर सारी अक्रिय गैसेस को यदि एक साथ रख दिया जाए तो सारे के सारे दाब जो लगाते हैं वो प्रत्येक गैस के दाब का प्लस होता है। इस नियम के बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, गैस के अणुओं की विभिन्न प्रकार की जो चाल होती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज स्वतंत्रता की कोटि के बारे में डिस्कशन करेंगे। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये लॉ जो है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर अपन लास्ट के अंदर चलेंगे और मीन फ्री पाथ का डिस्कशन करेंगे, ओके बच्चों। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले गैसों के अणुगतिक सिद्धांत जो चैप्टर है, इस चैप्टर को समझने के लिए आइडियल गैसेस जो आपने आदर्श गैसेस मानी हैं उसके लिए आपको कुछ अजम्पशंस, कुछ अवधारणाएं मान के चलनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले मैंने एक स्लाइड तैयार की है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गैस जो ताप और दाब की हर संभव स्थिति में, ठीक है, हर संभव स्थिति में सभी गैस नियम व गैस अवस्था समीकरण का पालन करती है। सभी गैस नियम
कौन कौन से नियम? बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसेक का नियम, सारे नियम का पालन करती है और अवस्था समीकरण का भी पालन करती है। पीवी स्क्वायर एनर्जी लास्ट के अंदर आ जाता है, वह क्या कहलाती है? आदर्श गैस कहलाती है। ए गैस which follows all gases laws in gas equation has every possible temperature and pressure is known as ideal or perfect gas। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। वॉल्यूम एज गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। पात्र के यदि आयतन की मैं बात करता हूं, उसकी तुलना में गैस के अणुओं का आयतन नगण्य माना जाएगा। ओके बच्चों, नो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस एक्ट बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। गैसों के अंदर अंतराण्विक बल का मान शून्य माना जाएगा। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज जीरो। आदर्श गैस की स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है, इसीलिए आदर्श गैस के अणु जो भी ऊर्जा रखेंगे वो किस फॉर्म में होगी? गतिज ऊर्जा की फॉर्म में होगी। ठीक है बच्चों, और गतिज ऊर्जा जो है वो सदैव ताप पर निर्भर करेगी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गैस की जो आंतरिक ऊर्जा है, जो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस है, वो सदैव ताप पर ही निर्भर करेगी, केवल और केवल ताप पर निर्भर करेगी। इसीलिए मैंने यहाँ पे ओनली एंड ओनली लिखा है यहाँ पे। ओके बच्चों, आगे देखिए। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइडियल गैस इज कांस्टेंट क्वांटिटी। आदर्श गैस की विशिष्ट उष्मा एक नियत राशि है, वो परिवर्तित नहीं होती है ताप के साथ। ओके, ये मान के चल रहे हैं अपन, ये ध्यान रखिएगा, ये मान के चलेंगे तभी जा करके आइडियल गैस, जो आदर्श गैस की समीकरण अपन व्युत्पन्न कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आगे चलते हैं। ऑल रियल गैसेस बिहेव एज आइडियल गैसेस हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, ध्यान दीजिए सेंटेंस पे, ये क्या कह रहा है? जितनी भी रियल गैसेस हैं, वास्तविक गैसेस हैं, वो उच्च तापमान और निम्न दाब पर, उच्च तापमान और निम्न दाब पर आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। ये नहीं लिखा है कि वो आदर्श गैस हो जाती हैं, ये लिखा है आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। आदर्श गैस का जो एग्जैक्ट जो बिहेवियर है उसके पास आने का ट्राई करती है। नेक्स्ट स्लाइड में मैं इस चीज को आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए, आदर्श गैस के लिए आयतन प्रसार गुणांक, ठीक है, वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट एंड दाब प्रसार गुणांक, ठीक है, प्रेशर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट इज सेम फॉर, ठीक है, एन आइडियल गैस। मतलब ये दोनों के दोनों सेम होंगे। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा एंड दाब प्रसार गुणांक बीटा, ये दोनों के दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। आगे देखिए, गैस मॉलिक्यूल्स है पॉइंट मास। गैस मॉलिक्यूल्स जो होंगे, गैसों के जो अणु होंगे, उनको पॉइंट मास माना जाएगा, बिंदु द्रव्यमान माना जाएगा, और इनका जो वेग है बहुत ज्यादा माना जाएगा, 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड के आसपास माना जाएगा। इसके कारण इनके ऊपर कोई भी गुरुत्वीय प्रभाव काम नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? गैसों के जो अणु हैं उनको पॉइंट मास माना जाएगा, बिंदु द्रव्यमान माना जाएगा। इस कारण इनकी जो गति है सॉरी, इनकी गति साथ में बहुत तीव्र मानी जाएगी, और तीव्र गति होने के कारण इनके ऊपर गुरुत्व प्रभाव कार्य नहीं करेगा। ठीक है बच्चों, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं बच्चों। ये देखिए, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गै-लुसेक का नियम और आइडियल गैस के समीकरण, ये आपके सामने एक साथ मैंने दिखा दी है आपको। अब देखिए, बॉयल का नियम क्या कहता है? बॉयल का नियम ये कहता है कि यदि अपन टेम्परेचर नियत कर दें, यदि अपन तापमान नियत कर दें, ठीक है, तो जो गैस है, आइडियल गैस है, उसके लिए जो आयतन है उसका संबंध दाब के साथ में व्युत्क्रमानुपाती आएगा। ठीक है, क्या आएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो इसीलिए अपन क्या कह सकते हैं? पी वी इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर अपन कह सकते हैं वी प्रोपोर्शनल टू 1/p। इसीलिए P इनिशियल V इनिशियल इक्वल टू P फाइनल एंड V फाइनल। याद कर लीजिए इक्वेशन को। यदि मैं ग्राफ से इसको निरूपित करना चाहूं सॉरी, यदि मैं ग्राफ से इसको निरूपित करना चाहूं तो मैं क्या करूंगा? P y को y एक्सिस में ले लिया, V मैंने x एक्सिस में ले लिया, तो यहां पे डायरेक्टली क्या बन जाएगा? ऐसे कर्व बनेगा। क्योंकि देखिए, v इक्वल टू 0 पे P क्या है? इन्फिनिटी, एंड P इक्वल टू 0 पे v क्या आएगा? इन्फिनिटी। ओके बच्चों, और ध्यान दीजिए, यदि मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूं कि एक क्वांटिटी मैंने P ली है और दूसरी क्वांटिटी मैंने 1/v ली है, तो 1/v पूरा का पूरा x हो जाएगा। तब
जो ग्राफ बनेगा वो लीनियर बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू mx। ओके बच्चों, mx याद आएगा, सरल रेखा की समीकरण है ये। अब बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ ये बोलता है कि नियत दाब पर, क्या बोलता है चार्ल्स लॉ, कांस्टेंट प्रेशर यदि मैं कर दूं तो V इज प्रोपोर्शनल टू T, वो आपका आयतन है वो ताप के समानुपाती होगा। इस कारण मैं क्या लिख सकता हूं, V इनिशियल अपॉन V फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन में T फाइनल। और ग्राफ से यदि मैं इसको निरूपित करना चाहूं तो T x एक्सिस पे ले लिया, V y एक्सिस पे ले लिया, तो सरल रेखा की समीकरण बन जाएगी। ओके बच्चों, आगे चलते हैं। गे-लुसेक लॉ क्या बोलता है, गे-लुसेक का नियम क्या कहता है कि नियत आयतन पर दाब और ताप में संबंध समानुपाती का रहेगा। तो जो समीकरण यहां बनी है वैसे की वैसी समीकरण यहां बना दीजिए। ठीक है, P इनिशियल अपॉन P फाइनल इक्वल टू T इनिशियल अपॉन में T फाइनल। यदि मैं ग्राफ से निरूपित करना चाहूं तो ये डायरेक्टली आ जाएगा। ओके बच्चों, P इधर आ गया y एक्सिस पे, T y x एक्सिस पे आ गया, और V क्या आ गया, कांस्टेंट। तो y इक्वल टू mx, क्या आ गया, y इक्वल टू mx डायरेक्टली। अब देखिए इन तीनों लॉस को जब मैं मिला देता हूं, ठीक है, तो प्रोपोर्शनल का साइन रहेगा, डायरेक्टली फिर कांस्टेंट आ जाएगा। तो मेरे पास आइडियल गैस की समीकरण आ जाती है। आइडियल गैस की समीकरण क्या है बच्चों, PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT। यहां पे बच्चों n क्या है, n नंबर ऑफ मोल्स हैं। जब नंबर ऑफ मोल्स की बात की जाएगी तो नंबर ऑफ मोल्स को अपन दो तरीके से लिख सकते हैं। पहला नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, नंबर ऑफ अणु जितने भी हैं आपके, और अपॉन के अंदर एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर लिख सकते हैं, इक्वल टू m अपॉन में mw, मास ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ठीक है बच्चों, मास ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ओके, और यहां से एक और समीकरण में निकाल सकता हूं, जैसे मैंने आपको जो केटीजी के क्वेश्चंस वाला जो लेक्चर्स दिखाए थे उसके अंदर मैंने ये फॉर्मूला भी यूज में लिया था। मैंने किया कुछ नहीं था, n को मैंने क्या रखा था, m/mw। जैसे PV इक्वल टू nRT लिया। ओके बच्चों, अब देखिए PV इक्वल टू m/mw, ठीक है, मैं बिगर m को स्मॉल m लिख रहा हूं, लेकिन मैं w लिख दिया, मींस मॉलिक्यूलर वेट R/T, ठीक है, RT सॉरी, और V जो है इसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी RT/mw, क्या आ जाएगा, डेंसिटी RT/mw। ओके बच्चों, ये आपके आदर्श गैस की समीकरण है। आगे देखिए, आइडियल गैस के लिए मैंने एक सिंपल सा ग्राफ आपके सामने शो कर रखा है। अब ध्यान से देखिए, T1 सबसे कम टेम्परेचर है, T2 क्या है, T1 से ज्यादा है, और T3 जो है वो सबसे ज्यादा है। तो ध्यान दीजिए, आइडियल गैस का जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है यहाँ पे। और ये जो है, जैसे यहाँ पे T1 पे था, जैसे ही तापमान बढ़ाया तो धीरे धीरे इस जो आइडियल गैस का बिहेवियर है, आइडियल गैस का बिहेवियर ये शो करने की ट्राई कर रहा है, और धीरे धीरे ये जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे निम्न दाब पर ये धीरे धीरे शिफ्ट होता रहेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, इसीलिए अपन ने क्या बोला था, इसीलिए बच्चों अपन ने बोला था कि आइडियल गैस जो है, ठीक है, आइडियल गैस की जो बिहेवियर है वो रियल गैस उच्च तापमान और निम्न दाब पर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर पर शो करेगी। ओके, आ गया होगा समझ में, सारे के सारे लॉज एक साथ अपन ने कवर कर लिए हैं। आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए वॉन डर वाल्स इक्वेशन। अब देखो, आपने जो चर्चा की है अभी तक, जो भी लॉज पढ़े हैं अपन ने, ये आइडियल गैस के लिए लॉज हैं, वो सारे के सारे अजम्पशन मान करके। लेकिन रियलिटी के अंदर बात की जाए, जो रियल गैस जो इक्वेशन है, वॉन डर वाल ने क्या किया था, वॉन डर वाल ने जो रियल गैस के लिए इक्वेशन के अंदर कुछ चेंजेस किए थे। ठीक है, तो जैसे चेंजेस क्या किए, इन दोनों को, पहला तो ये और ये वाला, ठीक है, मैं 1 1 पॉइंट लिख देता हूं, 1 और 1, और ये वाला पॉइंट हो गया आपका सेकंड, और ये वाला हो गया सेकंड। ओके बच्चों, तो 1 1 जो इसके अंदर आ रहा है, आइडियल गैस की मेन समीकरण क्या है अपने पास, PV इक्वल टू nRT। ठीक है बच्चों, PV इक्वल टू nRT, बात समझ में आ रही है। अब देखिए आप, यहां पे बात ये चल रही है अपने पास कि यदि मैं यहां पे बात करूं
1 and 1 दोनों इक्वेशंस के अंदर इसको बोला गया था प्रेशर करेक्शन, ठीक है, प्रेशर करेक्शन, वंडर वॉल द्वारा बोला गया था इनको प्रेशर करेक्शन। और दोनों इक्वेशंस के अंदर सेकंड एंड सेकंड इसको बोला गया था वॉल्यूम करेक्शन। क्या बच्चों? वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। यहां पे ये n=1 मोल के लिए है और वहां पर वो n मोल्स के लिए है, ठीक है बच्चों। वहां पे क्या है? ये n मोल्स के लिए है। बात समझ में आ जाएगी? क्या है ये? n मोल्स के लिए है। अब यहाँ पे ये n और आ जाएगा। ओके बच्चों, ये क्या है? n मोल्स के लिए। अब देखिए प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन से वॉन डेर वाल ने क्या देखा? पहली चीज तो ये कि भाई आइडियल गैस के जितने भी थे उनका जो आयतन है, जो आइडियल गैस के अणु का जो आयतन है वो पात्र की तुलना में नगण्य माना गया। लेकिन यदि रियल गैस की बात करूं तो रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता, रियलिटी में तो ऐसा नहीं होता। तो होगा क्या? ये जो मान लिया मैंने पात्र का आयतन V है तो गैस के अणु कुछ आयतन तो घेरेंगे ही। यदि सारे के सारे गैस अणुओं को मैं एक जगह ला के छोड़ दूं तो कुछ ना कुछ ये आयतन घेरेंगे, ठीक है। तो ये जो आयतन है जो घेरा है ये एक कांस्टेंट की फॉर्म में इन्होंने लिया B, ये कांस्टेंट की फॉर्म में इन्होंने लिया B, ठीक है। तो यदि अपन 1 मोल की बात करेंगे तो अब क्या हुआ? देखो ध्यान से, जो आयतन मेरे पास अणुओं की गति के लिए है वो क्या बच गया? V माइनस बी। बात समझ में आ रहा है? क्या बच गया? V माइनस बी। टोटल आयतन मेरे पास V था, लेकिन B तो सारे के सारे अणु मैंने एक जगह इकट्ठे कर दिए तो B आयतन तो मेरे पास बचा नहीं ना। B आयतन तो मेरे को लैप्स करना पड़ेगा रियलिटी के अंदर, रियल गैस की बात कर रहा हूं अब मैं, तो B आयतन तो मेरे को लैप्स करना पड़ेगा। जब मैंने B आयतन लैप्स कर दिया तो मेरे पास क्या मिल गया? आयतन। मूवमेंट के लिए जितना भी आयतन मेरे को मिलेगा एक पात्र के अंदर वो मेरे को मिल चुका है। बात समझ में आ रही है? इसी को क्या बोला गया? वॉल्यूम करेक्शन, ठीक है। वॉल्यूम के अंदर जो भी त्रुटि थी, आयतन के अंदर जो भी त्रुटि थी उसको ठीक किया था इसने, वॉल्यूम करेक्शन ने। बात समझ में आ रही है? अब देखिए नेक्स्ट है प्रेशर करेक्शन। प्रेशर करेक्शन के अंदर एक चीज का ध्यान दीजिए कि अपन क्या लेके चल रहे हैं आइडियल गैस के अंदर। अपन ये लेके चल रहे हैं बच्चों कि आइडियल गैस के अंदर अंतर आणविक जो बल है वो शून्य होता है, लेकिन रियलिटी में वो शून्य नहीं होता, रियलिटी में वो शून्य नहीं होता। बात समझ में आ रही है? अब होगा क्या? जैसे मान लो ये आपके एक पात्र है, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर गैसेस के यहाँ पे अणु है। बात समझ में आ रही है? ये गैसेस के अणु इसके ऊपर सॉरी, ये गैसेस के अणु इसके ऊपर दाब लगा रहे हैं। खास बात क्या होगी? ये गैसेस के अणु अपने पीछे वाले अणुओं के ऊपर भी एक अट्रैक्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा। तो एक दाब तो ये यहां लगा रहे हैं, एक दाब ये यहां लगा रहे हैं। ये है आपके P, ठीक है, और ये जो टोटल P नहीं, ये है P1 और ये है P2। अब P2 जो है, जो ये दाब पीछे वाली जो लेयर है उसके ऊपर लगा रहे हैं, ये तो क्या चाहते हैं? पर्टिकुलर इनको खींचना, ठीक है। लेकिन ये यहां पे भी दाब लगा रहे हैं और ये जो है इसके कारण एक और दाब क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि मैं गैस का दाब लिखूंगा, यदि मैं गैस का दाब लिखूंगा तो ये दोनों के दोनों दाब मेरे को लेने पड़ेंगे, P1 प्लस P2, ठीक है। तो यहां वाला दाब तो अपन ने निकाल रखा था, इसको अपन ने क्या लेता हूं, ये PT लिख लेता हूं मैं, P टोटल। ये दाब तो मैंने निकाल रखा था, ठीक है। और ये जो दाब होता है, ये दाब होता है, ये आपके जैसे मान लीजिए यहां पे कितने अणु हैं और यहां पे कितने अणु हैं इसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो P2 जो है ये प्रोपोर्शनल होता है NV, ये तो हो गया A लेयर के लिए, ठीक है, और ये हो गया B लेयर के लिए NV, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो मेरे पास समीकरण क्या आ जाएगी? n²/v², और एक कांस्टेंट हो रहेगा बच्चों, ये ध्यान रखना क्योंकि ये समानुपाती का चिन्ह है। यदि समानुपाती n²/v² के है तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो क्या है? n मोल्स के लिए निकाला मैंने। यदि मैं इसको 1 मोल के लिए कर दूंगा तो P + A/v² मेरे पास आ जाएगा। तो ये जो करेक्शन हुआ, इस करेक्शन को क्या बोला गया? प्रेशर करेक्शन। क्या बोला गया बच्चों? प्रेशर करेक्शन, ठीक है। बात समझ में आ गई? ये वॉन डेर वाल की इक्वेशंस हैं, ये आपके वॉल्यूम करेक्शन है दोनों के दोनों, ये 1 मोल के लिए हैं और ये n मोल्स के लिए हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान दीजिएगा, ये आपके प्रेशर करेक्शन के अंदर प्रेशर प्लस होगा
और क्योंकि एक प्रेशर ये इधर लगाएगा, एक प्रेशर ये इधर लगाएगा, ठीक है। तो टोटल गैस के प्रेशर की बात की जाएगी तो इन दोनों को ऐड करना होगा। ये वाला जो प्रेशर है ये किसके बराबर है, जो अपन ने P निकाला है उसके बराबर, जो PV = nRT में लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अपन आइडियली ये मान के चल रहे हैं कि पीछे वाली लेयर इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रही, लेकिन रियलिटी में लगा रही है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, तो एक दाब यहां पे भी लगेगा, तो अपने को टोटल लेना पड़ेगा, इसीलिए ये दाब प्लस हुआ है, ठीक है। माइनस नहीं करना है, प्लस करना है, P टोटल होता है वहां पे। ओके बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। तो ये तो हो गया आपके आयतन करेक्शन, ठीक है, और ये हो गया आपके दाब करेक्शन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं, चलिए आगे चले। अब देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए गैस, गैस द्वारा लगाया गया दाब, गैस द्वारा लगाया गया दाब। अब देखिए यहां पे जो अपन कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये कैलकुलेशन आइडियल गैस को अज्यूम करके ही कर रहे हैं, ठीक है। वॉन डर वाल ने जो निकाला था वो रियल गैस के लिए था, वास्तविक गैसों के लिए था। अब वापस अपन आइडियल गैस के ऊपर धीरे से आ जाते हैं, आदर्श गैस के ऊपर आ जाते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए, मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, ये मैंने डायग्राम से शो कर दिया, ये कंटेनर दिया हुआ है, एक क्यूब दिया हुआ है आपको, जिसकी साइड जो है वो L है। ओके बच्चों, इसके अंदर लेट अज्यूम एक जो है पार्टिकल, ठीक है, वो इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मैं ले लेता हूं Vx वेलोसिटी से। जैसे ही ये इससे टकराएगा, इसका मास क्या है m, ठीक है, तो ये टकराने के बाद में वापस Vx से आ जाएगा। अब बात सबसे बड़ी क्या, ये टक्कर परफेक्टली इलास्टिक काउंट की जाएगी, पूर्णतया प्रत्यास्थ काउंट की जाएगी, ठीक है। तो यदि मैं यहां से बात करूं कि चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ बच्चों, तो देखिए फाइनल जो है इधर जा रहा है, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं Vx, बात समझ में आ गई। अब यदि मैं फोर्स की बात कर रहा हूं, फोर्स की बात करूंगा तो मैं लिखना चाहूंगा डेल्टा P बाय डेल्टा T। अब टाइम की बात कर लेते हैं, लेट अज्यूम पार्टिकल यहां पे था, L और L 2L डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है, ठीक है। ये टाइम की बात कर लेता हूं मैं, 2L डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है। ये देखिए टाइम की बात करते हैं, 2L डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है Vx वेलोसिटी के साथ, ठीक है। वेक्टर का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपन नॉर्मली अपने मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं यहाँ पे इस तरफ, ठीक है, बात समझ में आ रही है। 2L बाय Vx, तो F लगा दीजिए। वापस डेल्टा P कितना आया, 2m Vx अपन, अब मैग्नीट्यूड ले लो, 2L इंटू में Vx। ओके बच्चों, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो F यहाँ पे बच्चों कितना आ गया, m Vx का स्क्वायर अपॉन में L। ओके बच्चों, अपने को निकालना क्या है, P निकालना है, तो फोर्स अपॉन में एरिया, जिस वाल के ऊपर ये स्ट्राइक कर रहे हैं उसका एरिया कितना होगा, L स्क्वायर। कितना होगा बच्चों, L स्क्वायर। अब देखिए m Vx स्क्वायर अपॉन में L था पहले से, तो ये क्या बन जाएगा, L क्यूब। तो यहां से इक्वेशन क्या आ जाएगी, m Vx स्क्वायर अपॉन में L क्यूब। बात समझ में आ रही है। अब ये तो मैंने क्या हुआ, एक सिंगल मैंने पार्टिकल लिया है। अब मान लिया Vx जो है उसके अंदर जो भाई हर पार्टिकल का जो गति होती है वो रैंडम होती है, स्वच्छंद होती है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि मैं सारे के सारे पार्टिकल के पास Vx, मान लिया मैंने अज्यूम किया हुआ है कि सारे के सारे पार्टिकल के पास Vx भी हो, तो मैंने n नंबर ऑफ पार्टिकल ले लिया, ये m। ओके बच्चों, अब ये देखिए Vx स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में L क्यूब, ठीक है। अब जो L क्यूब है वो मेरे पास क्या है, आयतन है। क्या है बच्चों, आयतन है। तो मैं क्या लिख दूं, अपॉन में Vx स्क्वायर। अब खास बात, अब देखिए यदि मैं V की बात करता हूं, ठीक है, अब माना क्या, देखो सारे के सारे अजम्पशन जो है मैं आपको बाद में बता दूंगा अपन क्या क्या मान के चल रहे हैं। एक चीज और गौर कीजिए, Vx स्क्वायर माना गया है, Vy स्क्वायर भी माना गया है, और ये तीनों के तीनों इक्वल माने गए हैं, ठीक है। Vx स्क्वायर x डायरेक्शन में, Vy स्क्वायर
जो था वी वाई, जो वाई डायरेक्शन में, वी जेड जेड डायरेक्शन में, तीनों का जो स्क्वायर है वो इक्वल माना गया है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई वी स्क्वायर आर एम एस की जब मैं बात करूँ, ठीक है, वी स्क्वायर आर एम एस की जब मैं बात करूँ तो डायरेक्टली 3vx स्क्वायर ये आ जाएगा। तो vx स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ पे p, और यहाँ पे nm जो है ये टोटल मास ऑफ गैस आ जाएगा, ठीक है ना। ये तो एक मॉलिक्यूल का मास था, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे तो m आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए m बाई वी, यहाँ पे vx स्क्वायर क्या आ जाएगा, वी आर एम एस का स्क्वायर बाई 3, ठीक है बच्चों। और m बाई वी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो ध्यान दीजिए P इज इक्वल टू 1/3 रो वी आर एम एस स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। आर एम एस क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। और ये डायरेक्टली क्यों लिखा मैंने, आप खुद देख लीजिए। स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर के अंदर मैंने आपको बताया था, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए फिर उसका मीन ले लीजिए, ठीक है, फिर उसका मीन ले लेंगे और डायरेक्टली अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है बच्चों। बात समझ में आ रही है, हो जाएगा एकदम इजीली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए आप, ये तो vx डायरेक्शन में था, एक बार मीन लेके फिर डायरेक्टली वी आर एम एस का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3vx स्क्वायर, ठीक है। चलें अब आगे। तो ये तो थी एक इक्वेशन जो प्रेशर ये लगा रहा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, जो अजम्पशन माने थे, हाँ पहला अजम्पशन तो यहाँ पे आ गया कि भाई इसकी जो टक्कर है वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होगी। अब जो अजम्पशंस मैंने लिए हैं वो मैं सारे के सारे हरे कलर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। तो पहला अजम्पशन तो ये हो गया, ठीक है बच्चों। दूसरा अजम्पशन ये हो गया कि डेल्टा टी जो है वो पीछे से एकदम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2l लेंथ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। तीसरा अजम्पशन क्या हो गया, यहाँ पे हो गया। बात समझ में आ रही है। तीसरा अजम्पशन ये हो गया, ठीक है। ये सारे अजम्पशन लेने के बाद में डायरेक्टली मेरे पास रिलेशन आ जाएगा। चलिए बच्चों आगे चलें। अब देखिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, स्थानांतरणीय गतिज ऊर्जा, ठीक है बच्चों। अब देखो बेसिक जो फंडा यूज में लेना है वो प्रेशर के फॉर्मूले से ही यूज में लेना है। ध्यान से देखिए आप, बेसिक जो फंडा यूज में लेना है वो अपने को यही यूज में लेना है, 1/3 रो वी स्क्वायर आर एम एस। ओके बच्चों, अब ध्यान दीजिए P इज इक्वल टू 1/3 रो को m इंटू में n, ये क्या है m इंडिविजुअल 1 जो आपके पार्टिकल है उसका मास है और ये n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो इसलिए टोटल मास बन जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप m और इंटू में n अपॉन में v, यही तो रो लिखा था, तो v स्क्वायर आर एम एस बच्चों v इधर ले जाइए, पी वी इक्वल टू 1/3 n यहाँ पे रहने दीजिए। अब देखिए 1/2 इंटू में m इंटू में v स्क्वायर आर एम एस। ओके बच्चों, ये एक पार्टिकल, एक जो आपके अणु है उसकी गतिज ऊर्जा अपने पास आ गई है, लेकिन मैंने क्या किया है, हाफ मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 2 आगे आ जाएगा, तो पी वी इक्वल टू 2/3 n, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 1/2 m v स्क्वायर आर एम एस। आ गया बच्चों। अब देखिए पीवी की जगह में क्या लिख सकता हूँ, nRT लिख दिया मैंने, nRT, ठीक है बच्चों, m v स्क्वायर आर एम एस। अब देखिए आप यहाँ से मेरे पास जो इक्वेशन निकल के आएगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये है मेरे पास E, ठीक है। E क्या है, एनर्जी पर मोलिक्यूल, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप 3/2 इज इक्वल टू 3/2, ओके बच्चों, ये यहाँ पे 3/2 आ जाएगा और nRT अपॉन में n, ठीक है बच्चों, अपॉन में n, ये जो स्मॉल n है ये क्या होगा n/na, r/na क्या हो जाएगा k, और बिगर n से बिगर n कट जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा 3/2 kBT, ठीक है, या फिर स्मॉल k जैसा कि दे रखा है। स्मॉल k क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 × 10⁻23, ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है। तो ये अपन ने E की वैल्यू निकाल ली है, ये पर मॉलिक्यूल है, स्थानांतरण गतिज ऊर्जा पर मॉलिक्यूल। यदि आपको पर मोल निकालनी हो तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं 3/2 RT, ओके बच्चों। यदि पर मोल निकालनी हो तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो VRMS की बात करते हैं।
अब ध्यान दीजिए, यदि यहां से मैं VRMS देखूं, VRMS की वैल्यू तो 3p इंटू में v, ठीक है ना, 3p इंटू में v अपॉन में mn, ठीक है। तो mn मीन्स m तो क्या है, इंडिविजुअल जो एटम है, इंडिविजुअल जो अणु है, प्रत्येक अणु का मास, और इंटू में नंबर ऑफ अणु। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, 3pv अपॉन में मास ऑफ गैस, 3p अपॉन में मास ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। और इसी को यदि मैं कन्वर्ट करूंगा तो डायरेक्टली मास ऑफ गैस m अपॉन में, आप ध्यान दीजिए इक्वेशन एक और थी मेरे पास, m अपॉन में mw, याद कीजिए, मास ऑफ गैस अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट, मास ऑफ, यहाँ मास ऑफ गैस है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल मास ऑफ गैस है, ये बस यहाँ कंफ्यूजन मत रखिएगा आप, ये टोटल मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस है, मास ऑफ गैस कैंसिल आउट हो जाएगा और अपॉन के अंदर मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा आपके, वो अपॉन में आ गया, ठीक है। और इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3RT/mw, ये VRMS की इक्वेशन है बच्चों, ठीक है। तो स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो सदैव यदि पर मॉलिक्यूल पूछी है, पर अणु पूछी है अपने से, तो अपन क्या बोलेंगे, 3/2 kBT, और यदि पर मोल पूछी हो तो 3/2 RT। ध्यान रहेगा बच्चों, आगे चलें। अब देखिए ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ग्राम का विसरण का नियम, कौन सा नियम, ग्राम का विसरण का नियम। ये नियम क्या कहता है, देखिए बच्चों, यहाँ पे जो R1 और R2 है ये कंफ्यूजन में ना रखिए, ये पर्टिकुलर है विसरण की दर, डिफ्यूजन की रेट है ये, ठीक है बच्चों, ये क्या है, विसरण की दर, रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है बच्चों। यदि आप सॉरी, देखिए पर्टिकुलर इससे मीनिंग क्या निकलता है, वो ये है कि जैसे आपने दो तरह के परफ्यूम ले रखे हैं, ठीक है बच्चों, एक तो आपने ले रखा है पार्क एवेन्यू का परफ्यूम, एक आपने ले रखा है एक्स का परफ्यूम। यदि आप दोनों परफ्यूम यहाँ पे यदि आप छिड़कते हो, ठीक है ना, यदि आप उसको पुश करते हो उस कंटेनर को, तो गैस के मॉलिक्यूल्स निकलेंगे दोनों में, ठीक है। मान लिया R1 जो है वो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, विसरण की दर है किसकी, एक्स परफ्यूम की, और R2 जो है वो रेट ऑफ विसरण, ठीक है ना, किसी क्या है, विसरण की दर या फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी है, एक्स की, ठीक है। तो दोनों को यदि कंपेयर किया जाए तो विसरण की दर सदैव, ये तो इसकी वेलोसिटी है, विसरण की दर सदैव किसके, व्युत्क्रमानुपाती होती है बच्चों, ये RMS वेलोसिटी है V1 एंड V2, ठीक है। मैं लिख देता हूं V1 एंड V2 है RMS वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है बच्चों, वर्ग माध्य मूल वेग। तो विसरण की दर वर्ग माध्य मूल वेग के तो समानुपाती होती है, और व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, रूट ऑफ डेंसिटी, रूट ऑफ घनत्व, रूट ऑफ घनत्व, याद रहेगा, ठीक है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे उठ के आता है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ठीक है, दाब का नियम है ये, डाल्टन का दाब का नियम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए नियम क्या कहता है, यदि एक आयतन में, यदि एक कंटेनर में, ठीक है, यदि एक फिक्स आयतन वाले कंटेनर में अपन ढेर सारी अक्रिय गैसेस को डाल देते हैं, तो टोटल जो दाब आएगा वो प्रत्येक गैस के दाब का क्या होगा, सिंपल एडिशन होगा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक कंटेनर लिया, यहाँ पे ढेर सारी मैंने अक्रिय गैसेस डाल दी, ठीक है बच्चों, ढेर सारी मैंने अक्रिय गैसेस डाल दी, मतलब गैस 1, ठीक है, 1 डाल दी, गैस 2, गैस 3, ये 3 तरह की मैंने गैसेस डाल दी। तो अब इसके कारण यदि प्रेशर P1 है, इसके कारण प्रेशर P2 है, इसके कारण प्रेशर P3 है, तो टोटल यदि दाब की बात करूंगा तो दाब 1 द्वारा, दाब 2 द्वारा, दाब 3, ये तीनों को मेरे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, सिंपल एडिशन होगा, ठीक है। तो P जो यहाँ पे आ जाएगा वो nRT/V से अपन देख सकते हैं, ठीक है बच्चों, देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बच्चों, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, गैस के जो अणु हैं उनकी विभिन्न प्रकार की चाल। तो इसको तो अपन क्या कहेंगे, वर्ग माध्य मूल वेग, ठीक है बच्चों, या फिर वर्ग माध्य मूल चाल। ये क्या हो जाएगी बच्चों, औसत चाल, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी बच्चों, सर्वाधिक संभव चाल, ठीक है, सर्वाधिक संभव, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, बात समझ में आ रही है।
अब देखिए VRMS का फॉर्मूला अपना ड्राइव कर रखा है, तीनों के तीनों फॉर्मूलेज मैंने लिखे हुए हैं, एकदम इजी है, इनको हमेशा याद रखना है, आपको सदैव इनको याद रखना है। बस एक चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन मैं करना चाहूंगा, ये जो है इसको ये ना याद रख के आप याद रखिएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक अणु का द्रव्यमान। बात समझ में आ गई, एक अणु का द्रव्यमान, बस बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट मिल रहा है बच्चों कि सबसे कम जो होगी, सबसे कम क्या होगी, VMP मोस्ट वेरिएबल स्पीड, उसके बाद में V एवरेज, फिर उसके बाद में VRMS, इसका मींस VRMS सबसे ज्यादा होगी। बात समझ में आ रही है। ये ग्राफ से कैसे रिलेशन निकल के आ रहा है, ग्राफ में देखिए आई थिंक ये जो है dN/dV है और ये आपके VMP है और ये dV है, ठीक है बच्चों, और ये V प्लस dV, यहाँ पे ये वाला पॉइंट पर्टिकुलर ये V और ये V प्लस dV। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ध्यान से, ये ग्राफ मैं आपको समझाता हूं होगा क्या, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन करो बना, अब देखो ये dN/dV से क्या शो हो रहा है कि भाई कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास ये वेलोसिटी है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, जितने भी अपने गैस के अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके पास अलग अलग तरह की स्पीड होगी, ठीक है। यदि उनके पास अलग अलग तरह की स्पीड होती है तो ऐसी कितनी स्पीड्स हैं जो सबसे ज्यादा उनके पास होगी, ऐसी कितनी स्पीड सबसे कम होगी, और एवरेज अपन यदि बात करें तो एवरेज उनके पास कितनी स्पीड होगी। तो इस ग्राफ से कुछ पॉइंट्स हैं वो अपन देखें। देखिए एरिया अंडर द ग्राफ, कि ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल जो है, एरिया अंडर द ग्राफ आपको क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ देता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है बच्चों। गैस के पास कितने अणु हैं सारी इंफॉर्मेशन ये दे देगा आपको, ये एरिया अंडर द ग्राफ, जितना इसका एरिया आएगा, ठीक है। अब देखिए जहां पे पीक आ रही है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ, ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट ऑफ ग्राफ आपको क्या देगा, VMP की इंफॉर्मेशन देगा। ऐसा क्यों, देखो ये VMP वेलोसिटी की वैल्यू को शो नहीं कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि VMP सर्वाधिक संभव जो चाल है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास होगी, ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के पास होगी। बात समझ में आ रही है। और यदि औसत चाल की बात करूं तो सारे मॉलिक्यूल्स को यदि मैं कंसीडर करता हूं तो औसत चाल जो है सारे मॉलिक्यूल्स के पास लगभग इतनी होगी। बात समझ में आ रही है। और जो RMS जो चाल है वो जो होगी वो थोड़े कम मॉलिक्यूल्स के पास होगी, क्योंकि वो सबसे ज्यादा चाल होती है। क्योंकि देखो चाल जो भी आएगी उनके पास, जब वो ट्रेवल करेंगे तो उनके अंदर संघट होगी, उनके अंदर कॉलिजन्स होंगे। जब उनके अंदर कॉलिजन्स होंगे तो उनकी वेलोसिटी किसी रिस्पेक्ट, हालांकि अपन मानते हैं कि जो जितने भी कॉलिजन्स हो रहे हैं वो कंप्लीटली इलास्टिक है, लेकिन वो नेचुरली अपन सिर्फ मानते हैं। बात समझ आ रही है। वो सिर्फ अपना अजम्पशंस है कि जितने भी कॉलिजन होंगे वो परफेक्टली इलास्टिक होंगे, पूर्णतया प्रत्यास्थ होंगे। ये सिर्फ अपन ने माना है, लेकिन रियलिटी के अंदर प्रत्यास्थ नहीं होते। तो कुछ जो वेलोसिटी है वहाँ कम होती है, ठीक है ना। 10⁷ सेंटीमीटर पर सेकेंड जो आपने लिया था, कुछ पॉइंट के अंदर वो कम हो जाती है। तो एवरेज यदि काउंट किया जाएगा तो औसत चाल ये आएगी अपने पास, K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3, ठीक है। R इज, ये तो सारी चीजें आपको पता है। मेरे को सिंपल वन शॉट के अंदर फटाफट खत्म करना है इस चीज को। अब देखिए, तो यदि मैं तापमान बढ़ा दूं तो तापमान बढ़ाने के बाद में इस वक्र के अंदर क्या परिवर्तन होगा। अब मेरे को आप एक चीज बताइए, यदि मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं तो टेम्परेचर के साथ में इन तीनों का रिलेशन है। आप ध्यान दीजिए, तीनों का रिलेशन है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पहले यदि आपका ग्राफ ऐसे आ रहा था, ठीक है, लेट अज्यूम डाया तो अपने से बायो वालों से सही बनता है। देखिए, यदि पहले ग्राफ ऐसे आ रहा था, यदि मैं तापमान बढ़ा दूं, टेम्परेचर को इंक्रीज कर दूं, क्या अब ग्राफ ऐसे आएगा। ऐसे आने का मतलब क्या हुआ, ऐसे आने का मतलब ये हुआ कि अब जो है RMS जो स्पीड है वो भी बढ़ गई, VMP है, यहाँ V है, यदि VMP है वो भी बढ़ गई और एवरेज स्पीड भी बढ़ गई।
तीनों की तीनों स्पीड बढ़ गई, ठीक है। और अब मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनके पास आपकी जो स्पीड थी उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे ये ग्राफ की विड्थ बढ़ेगी वैसे वैसे उन मॉलिक्यूल्स की संख्या बढ़ती जाएगी जिनके पास आपके एमपी जो है, मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है, सर्वाधिक संभव चाल है, उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। ध्यान से देखिए, पहले ही ऐसे था, मान लीजिए धीरे धीरे ऐसे हो गया, ठीक है ना। ऐसे जब होगा तो मोस्ट प्रोबेबल जो स्पीड है उनकी जो आपके मॉलिक्यूल्स है, जितने मॉलिक्यूल्स के पास होगी उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो टेम्परेचर के इफेक्ट के कारण क्या होगा कि पहले यदि ये यहाँ था T1 पे तो ये T2 पे यहाँ आएगा, और T2 क्या है, T1 से ज्यादा है। ये वैल्यूज प्लीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, याद कर लेंगे। आगे चलें, आगे चलिए। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको अपन बोलते हैं बेटा स्वतंत्रता की कोटि। क्या बोलते हैं बेटा, स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है बेटा। अब कितने तरह की होती है, पहली हो सकती है स्थानांतरणीय, ठीक है, दूसरी हो सकती है घूर्णन, तीसरी हो सकती है कंपन, ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है। अब देखिए स्वतंत्रता की कोटि से आप क्या समझते हैं, इससे आपको सिंपल सा ये समझना है, किसी क्लास के अंदर ढेर सारे बच्चे बैठे हैं और उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक बच्चा, या फिर देखो गैस के मॉलिक्यूल है, यदि मैं एकल एटॉमिक गैस लेता हूं तो कोई एक बच्चा कितना स्वतंत्र है मूव करने के लिए, तो वो जो एक बच्चा है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। तो पर डायरेक्शन जो मूवमेंट है उसका वो क्या कहा जाएगा, एक स्वतंत्रता की कोटि। दोनों डायरेक्शन को यदि काउंट करोगे तो दो स्वतंत्रता की कोटि, और यदि तीन डायरेक्शन को यदि आपने काउंट किया तो तीन स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है, बात समझ में आ रही है। स्वतंत्रता की कोटि से सिंपल सा तात्पर्य अपना ये है कि वो कहां किस दिशा के अंदर मूवमेंट कर सकता है, और गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, गैस के जो अणु हैं कैसे मूवमेंट कर सकते हैं, उसी से ही अपन स्वतंत्रता की कोटि को परिभाषित करते हैं। बात समझ में आ रही है। अब स्थानांतरणीय से क्या मतलब है, जैसे मान लो कोई मॉलिक्यूल मेरे पास है, सिंगल मॉलिक्यूल है, तो ये सिंगल मॉलिक्यूल एक्स डायरेक्शन में भी जा सकता है, वाई डायरेक्शन में भी जा सकता है, जेड डायरेक्शन में भी जा सकता है। तो ये जो सिंपल जो मोशन है इसका, ठीक है ना, आगे जाना, स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरण होना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, ये क्या है, स्थानांतरणीय स्वतंत्रता की कोटि कही जाएगी। अब यदि मैं रोटेशन को लेता हूं तो मान लो रोटेशन देखो, यदि ये दो अणु हैं ये मिले हुए हैं तो कौन कौन सी एक्सिस के अबाउट ये घूम सकते हैं, ये देखिए, एक तो एक्सिस में ये ले लेता हूं, एक ही एक्सिस लेता हूं, ठीक है। यदि ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रहे हैं, ऐसे घूर्णन कर रहे हैं, तो ये एक स्वतंत्रता की कोटि। यदि इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूर्णन कर रहे हैं तो ये दूसरी स्वतंत्रता की कोटि। बात समझ में आ रहे हो। रोटेशन की कितनी स्वतंत्रता की कोटियां हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस में, दो, ठीक है। वाइब्रेशन की बात करते हैं तो इसी केस को ले लेते हैं, यदि ये ऐसे वाइब्रेट करना चालू कर दें, क्योंकि देखो एक्चुअली में होता क्या है ना बच्चों, ये क्या है, ज्यादातर जो बंद होते हैं अपने, वो बंद अपने स्प्रिंग की तरह व्यवहार करते हैं, अपन ये मान सकते हैं। तो जैसे ही अपन एक्सटर्नल जो एनर्जी है, बाह्य ऊर्जा दे रहे हैं, ठीक है, तापमान के रूप में, तो क्या होगा, ये क्या है, बंद धीरे धीरे खिंचाव महसूस करेंगे, ठीक है। जैसे ही खिंचाव महसूस करेंगे फिर क्या है, वो तापमान एक पर्टिकुलर स्टेबल कंडीशन में आएगा, वापस आएंगे। तो ये जो है मोशन, ये क्या कहा जाएगा, कंपन, ठीक है। ये कौन सी है, कंपन स्वतंत्रता की कोटि। बात समझ में आ रही है। तो ये तीन तरह की स्वतंत्रता की कोटियां होती है, ठीक है। अब देखिए मोनोएटॉमिक, एकल परमाणविक गैस, जितनी भी गैसें हैं जिनके अंदर एक ही परमाणु हो वो एकल परमाणविक कही जाएगी। डायएटमिक, द्विपरमाणविक, ओके बच्चों। और पॉलीएटमिक, बहुपरमाणविक। बात समझ में आ रही है, बहुपरमाणविक, ठीक है। अब देखिए मोनोएटमिक के लिए तीन स्वतंत्रता की कोटि मैंने आपको यहां समझाया था। यदि ये एक ही अणु है तो ये एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है,
ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर ये कंपन भी तो कर सकता है, ठीक है ना, सॉरी कंपन नहीं, घूर्णन भी तो कर सकता है। ये बेटा ये घूर्णन तो कर सकता है, लेकिन ये खुद के एक्सिस के अबाउट घूर्णन कर रहा है। जब ये खुद के एक्सिस के अबाउट घूर्णन कर रहा है तो खुद के एक्सिस के अबाउट इसका घूर्णन काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझ में आ रही है? खुद के एक्सिस के अबाउट नहीं काउंट किया जाएगा, किसी पर्टिकुलर और एक्सिस के अबाउट यदि घूर्णन कर रहा हो तो काउंट कर सकते हैं। इसीलिए इसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी कही जाएगी? 3। ठीक है बच्चों। अब देखिए डाई एटमिक की बात मैं करता हूं तो डाई एटमिक के लिए स्वतंत्रता की कोटियां जो हैं, पहली स्वतंत्रता की कोटि x, दूसरी y में, तीसरी z में, तो ये 3 स्वतंत्रता की कोटियां हो गई। ठीक है। और यहाँ पे रोटेशन के कारण 2 तरह की स्वतंत्रता की कोटियां और हो सकती है। ये इधर जा सकता है, ऊपर जा सकता है, बाहर आ सकता है, ये तो 3 हो गई। अब रोटेशन के कारण क्या है, घूर्णन भी कर सकता है 2 एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये खुद के एक्सिस के अबाउट घूर्णन करेगा तो वो काउंट नहीं किया जाएगा। तो बच्चों खुद के एक्सिस के अबाउट ये जब घूर्णन करेगा तो क्या होगा, उस जो किसी और एक्सिस के अबाउट कंपैरिजन में यदि अपन लेवें तो खुद के एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नगण्य माना जा सकता है। इसीलिए खुद के एक्सिस के अबाउट इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो यदि द्विपरमाणविक की मैं बात करूं तो 3 तो होगी स्थानांतरणीय और 2 क्या होगी, घूर्णन, तीसरी काउंट नहीं आएगी। लेकिन एक ध्यान रखना, डाई एटॉमिक जो गैसेस हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे कंपन वाली जो अपने होती है मोशन वो भी शो करती है। तो 2 कंपन भी ऐड हो सकती हैं बहुत हाई टेम्परेचर पे। सिंपल ध्यान रखिए आप, यदि बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर ले लिया जाए तो ये स्वतंत्रता की कोटियाँ डायएटमिक के लिए 7 काउंट में की जाएगी। यदि पॉलीएटमिक के लिए बात की जाए तो पॉलीएटमिक जो है, पॉलीएटमिक के अंदर ढेर सारे अणु हो सकते हैं, उनके लिए स्वतंत्रता की कोटियाँ 6 गिनी जाती हैं। 3 तो आपके स्थानांतरणीय और 3 क्या है, घूर्णन। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा। आगे चले। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए Cp, Cv एंड गामा, ये 3 आपने सुने होंगे बात, ठीक है। नहीं सुने हैं तो अभी बात कर लेते हैं। Cp जो है आपकी नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है बच्चों, नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। Cv जो है नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर। ओके बच्चों, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। और गामा जो होता है बच्चों, ये इन दोनों का रेशियो होता है Cp/Cv। एक और इक्वेशन है Cp - Cv = R। R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है? अब विशिष्ट ऊष्मा को अपन कैसे परिभाषित करते हैं कि यदि 1 ग्राम गैस को यदि 1 डिग्री या फिर 1 केल्विन से यदि तापमान उसका इंक्रीज किया जाए तो उसके लिए जितनी एनर्जी चाहिएगी वो Cp की फॉर्म में डिफाइन की जाती है, ठीक है ना। किसमें, नियत दाब पर। यदि वो नियत आयतन हो तो Cv की बात अपन करेंगे। अब देखिए Cv जो होगा, पहले अपन बात कर लेते हैं एकल परमाणविक गैस के लिए, एकल परमाणविक, ठीक है, या फिर मोनो एटमिक। मोनो एटमिक गैस के लिए ध्यान रखिएगा Cv जो होता है उसका फॉर्मूला होता है FR/2, ठीक है बच्चों। तो इसके लिए क्या होगा, 3R/2। तो इसके लिए Cv जो होगा, सॉरी Cv नहीं, Cp जो होगा वो होगा 3R/2 प्लस में 1, ठीक है, 1 नहीं R, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 5R/2। और गामा जो है वो क्या कहा जाएगा, Cp/Cv = 5/3, ठीक है बच्चों। ये एकल परमाणविक। द्विपरमाणविक, द्विपरमाणविक या फिर मैं कह सकता हूँ डाई एटमिक। डाई एटमिक गैसेस के लिए यदि मैं बात करूँ तो देखिए Cp जो होगा वापस FR/2 होता है। तो जनरल केस के लिए बात कर रहा हूँ मैं 5R/2, और Cv जो होगा बच्चों वो होगा FR/2 प्लस में R, ठीक है बच्चों। तो ये कितना हो जाएगा, 7R/2। तो इसके लिए जो गामा होगा वो Cp/Cv काउंट किया जाएगा। Cp/Cv कितना हो जाएगा, 7/5, ठीक है ना। तो आई थिंक यहाँ पे Cv होगा और यहाँ Cp, ठीक है बच्चों। क्या हो जाएगा, Cv एंड ये Cp। तो Cp/Cv 7/5। और थर्ड यदि है
पॉलीएटमिक। पॉलीएटमिक गैसेस की जब मैं बात करता हूं या फिर बहुपरमाणविक गैसेस की मैं जब बात कर रहा हूं तो Cv जो है वो क्या आ जाएगा Fr/2। ठीक है बच्चों, अब जो F है मेरे पास वो कितना है इसका 6, तो 6r/2 जब करूंगा तो इसका आ जाएगा 3r, और Cp जो है मेरे पास क्या आ जाएगा वापस Cv + r, तो कितना आ जाएगा 4r। तो यहाँ पे यदि मैं गामा लिखना चाहूँ तो Cp/Cv = 4/3। ओके बच्चों, तो ये 3 हैं, ये आप याद रखिएगा। जैसे अपने जो लास्ट वाली जो DPP है उसके अंदर कुछ एक क्वेश्चन इसके दे रखे हैं। बात समझ में आ रही है? ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा। ये तो Cp/Cv तो मैंने बता दिया, विशिष्ट ऊष्माओं को कह रहे हैं अपन, गामा इनका रेशियो है। अब देखिए लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये जो लॉ है वो ये क्या बोलना क्या चाह रहा है इसके बारे में अपन बात करेंगे। बहुत ही इजी लॉ है, कोई टेंशन नहीं। अब देखिए, फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब तापीय साम्य में, साम्यावस्था बोल सकते हैं, तापीय साम्यावस्था में कोई निकाय हो, ठीक है, तो उसकी कुल ऊर्जा जो है, तापीय साम्यावस्था में कोई निकाय हो तो उसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, तापीय साम्यावस्था में कोई निकाय हो तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा लिखेंगे अपन। उसकी कुल जो गतिज ऊर्जा है वो गतिज क्यों लिखा? क्योंकि ये डायनेमिक सिस्टम है, ठीक है ना। कुल गतिज ऊर्जा प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में समान रूप से विभाजित होती है, बात समझ में आ रही है? अब देखिए, फॉर ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम द टोटल एनर्जी ऑफ ए डायनेमिक सिस्टम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स वेरियस डिग्री ऑफ फ्रीडम। जितनी भी स्वतंत्रता की कोटि आपके पास हो, यदि आप क्या ले रहे हो, एकल परमाणु गैस ले रहे हो, मोनोएटमिक गैस ले रहे हो, तो स्वतंत्रता की कोटियां कितनी हो जाएंगी? 3, डायएटमिक ले रहे हो तो 5, और पॉलीएटमिक ले रहे हो तो 6। ठीक है, तो जितनी भी स्वतंत्रता की कोटि अपने पास है उतनी स्वतंत्रता की कोटि में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। ठीक है, तो यदि मैं E लिखना चाहूँ डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को, तो F/T/2, ये तो क्या हो जाएगा पर मोल, और E मैं लिखना चाहूँ तो F/2 kT, ये क्या हो जाएगा पर मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, ये पर अणु है और ये पर मोल है, प्रत्येक मोल के अंदर। ठीक है, एकदम इजी लॉ है ये, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि कोई सिस्टम तापीय साम्यावस्था में हो और वो गतिज ऊर्जा रखता हो, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा रखता हो, तो उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो आपके जितनी भी स्वतंत्रता की कोटि है उसके अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, इक्वली उसका जो इक्विपार्टीशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे चलें। अब देखिए मीन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। ठीक है बच्चों, माध्य मुक्त पथ की चर्चा अब मैं करना चाहूंगा आपसे। अब देखिए माध्य मुक्त पथ के अंदर ये 2 तरह के फॉर्मूलेज आपको ध्यान रखने हैं। पहली चीज तो ये कंफर्म करें, ठीक है। पहला फॉर्मूला तो देखो सिंपली जो ये ले रहा है सारे n नंबर ऑफ जो अपने एटम्स उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और बाकी जो है लैम्डा जो है यहाँ से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है कि लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू t एंड लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p। ये रिलेशन ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जो है अपने कोलिजन जो होते हैं, देखो यदि मैं किसी एटम को लूँ, ठीक है, तो एटम जो है उसका जो डायमीटर है वो मान लिया यहाँ पे उसकी जो रेडियस है वो है d। ठीक है बच्चों, बात समझ में आ रही है? उसकी रेडियस क्या है d, तो ये जो है ये क्या हो जाएगा 2d। ठीक है, अब जो खुद अब देखिए ये एक तरह के क्या है सिलेंडर का निर्माण करेगा, एक तरह के बेलन का निर्माण करेगा, होल बेलन मतलब अंदर से खोखला बेलन का निर्माण करेगा। तो ये जो है ये मान लिया जो औसत चाल जो है एक अणु की वो है v बार, और t टाइम में ये इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है। बस समझ में आ गई? तो ये जो आयतन घेरेगा, ये जो वॉल्यूम घेरेगा
वो पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम अपन क्या कह सकते हैं, देखिए ध्यान से, ये एरिया कितना हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा मेरे पास पाई डी स्क्वायर वी बार टी। ये मेरे पास टोटल जो है एरिया और प्लस के अंदर ये जो लेंथ है वी बार टी, क्योंकि ये जो वी बार है ये औसत चाल से टी टाइम के अंदर इतनी दूरी तय करेगा। तो ये जो लेंथ है मेरे पास ये इसकी लंबाई हो जाएगी और ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो है वो पाई डी स्क्वायर वी बार टी, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मान लिया कि भाई इसके अंदर आपके जो नंबर होंगे, भाई इसके अंदर जो एटम्स होंगे इस पर्टिकुलर बेलन के अंदर, यदि मैं अपने नंबर ऑफ जो एटम्स हैं उनसे यदि मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो इस आयतन के अंदर कितने होंगे वो मेरे को डायरेक्टली मिल जाएंगे। तो पाई डी स्क्वायर वी बार टी इंटू में एन, इतने एटम होंगे जिससे ये संघट करेगा, इतने एटम होंगे जिससे ये संघट करेगा। बात समझ में आ गई। अब देखिए ध्यान से, लैम्डा जो होता है उसको अपन नोटेशन देते हैं वी बार टी। ठीक है, ये तो इसने टोटल लेंथ ट्रेवल की, लेंथ अपन में टोटल जो कितने संघट हुए पाई डी स्क्वायर वी बार टी एन। ठीक है, तो वी बार टी से वी बार टी तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा पाई डी स्क्वायर एन। ठीक है, लेकिन अब बात वही है, आप तो क्या लेके चल रहे हो, ओनली इस का लेके चल रहे हो और ये मान के चल रहे हो, ये अजम्पशन लेके चल रहे हो। कौन सा अजम्पशन है आपका, ये अजम्पशन है कि बाकी जितने भी यहाँ पे अणु हैं उनके पास नो वेलोसिटी, मतलब नो स्पीड है, उनके पास कोई भी स्पीड नहीं है, वो स्थिर अवस्था में है, लेकिन वास्तविकता के अंदर इनके पास स्पीड होगी। ठीक है, तो जब आगे गणना की गई इसकी तो ये जो वैल्यू है लैम्डा की वो वैल्यू अपने पास मिलती है √2 पाई डी स्क्वायर एन। बात समझ में आ रही है, ये वैल्यू मेरे को मिली। ठीक है, अब ये जो n है इसको यदि मैं रिप्लेस करूँगा अपनी जो इक्वेशन से तो मेरे पास एक और इक्वेशन निकल के आ जाएगी P के T। n क्या है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट वॉल्यूम है ये मेरे पास n। बात समझ में आ रही है, तो अपने पास एक इक्वेशन और निकल के आ जाएगी नंबर ऑफ एटम पर वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हो आप। तो डायरेक्टली अपने पास एक और इक्वेशन निकल के आ गई। इस इक्वेशन से एक रिलेशन बन गया अपने पास कि लैम्डा जो है वो प्रोपोर्शनल टू T है और एंटी प्रोपोर्शनल टू P है। ओके बच्चों, आगे चलें। देखिए बच्चों, अब ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये हमसे क्या कहना चाह रहा है, एन ऑक्सीजन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 30 लीटर। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो इसने गिवन है अपने को जो दी है वो क्या दी है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मेरे पास कितना है 30 लीटर। कितना है बच्चों 30 लीटर, तो 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, अब P1 जो केस है, P1 केस के लिए क्या दे रखा है अपने को 15 ATM। तो 15 ATM को मैं क्या लिख सकता हूँ, लगभग अप्रोक्सीमेटली 15 × 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 जो है, P2 बच्चों में क्या लिख सकता हूँ, P2 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 11 ATM मेरे को दे रखा है, तो 11 ATM। ठीक है बच्चों, इक्वल टू 11 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, और इसी हिसाब से T1 मेरे पास कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से 15 ATM ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके, तो 27 मेरे को लेना किसमें पड़ेगा, केल्विन में। सदैव ध्यान रखना भाई, हमेशा क्वेश्चन करते समय आपको ध्यान ये रखना है कि जो वेरिएबल्स हैं अपने पास वो PVT है, दाब, आयतन और तापमान। तापमान आपको सदैव केल्विन के अंदर रखना है यहाँ पे। तो 273 प्लस में 27 डिग्री, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड है इसलिए इसको केल्विन चेंज करेंगे तो 300 K। T2 जब है तो 273 प्लस में 17 इसको तो कितना आ जाएगा 290 K। ठीक है बच्चों, तो ये बोल रहा है ऑक्सीजन की कितनी मात्रा निकाली गई सिलेंडर से, तो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल के थ्रू मैं चलना चाहूंगा तो नंबर ऑफ मोल के थ्रू चल लेता हूं। N1 में लिख रहा हूं तो बच्चों आएगा P1V, V तो कांस्टेंट आएगा दोनों केसेस में, P1V अपॉन में RT1। P1 कितना है 15 × 10⁵ इंटू 30 × 10⁻³ अपॉन में 8.3 T1 300। ओके बच्चों, यहाँ से जो वैल्यूज आएगी मेरे पास वो 18.3 मोल के आसपास आ जाएगी लगभग अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, और इसी हिसाब से यदि मैं N2 निकालना चाहूँ तो P2V RT2
ओके बच्चों, P2 कितना है 11, तो 11 इंटू 10⁵ इंटू 30 वापस, ये तो कांस्टेंट ही है, अपॉन में 8.3 इंटू 290। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी आपके पास वो अप्रोक्सीमेटली 13.8 मोल के आसपास आ जाएगी। ओके बच्चों, अब देखिए मोल में कितना परिवर्तन हुआ, पहले कितना था 18.3, बाद में कितना हो गया 13.8। तो यहाँ से यदि मैं देखना चाहूँ तो लगभग 4.5 मोल का परिवर्तन हो गया। अब आपको मास चाहिए तो 4.5 इंटू मोलिकुलर वेट से इंटू कर दीजिए 32 ग्राम्स, तो आई थिंक 144 ग्राम्स और 0.144 kg, ये अपना आंसर होगा। ओके बच्चों, समझ में आ गया। बेसिकली इसकी थीम क्या थी, आपको नंबर ऑफ मोल्स देखने थे, ठीक है, क्योंकि प्रेशर में चेंज हुआ है, V तो अपना सिलेंडर का कांस्टेंट ही है। जब इसने इनिशियली सिलेंडर ही ले लिया तो सिलेंडर का V कांस्टेंट रहेगा, P में चेंज हो रहा है, P में चेंज हो रहा है और टेम्परेचर में चेंज हो रहा है, ठीक है, और नंबर ऑफ मोल के अंदर ये गेम खेलना चाह रहा है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है 13.4। आगे चलें बच्चों। अब देखिए, एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1.0 सेंटीमीटर क्यूब rises from the bottom of a lake 40 meter deep at a temperature of 12 degrees centigrade. To what volume does it grow when it reaches the surface which is at temperature of 35 degrees centigrade? ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बुलबुला है वो 40 मीटर डीप है, ठीक है बच्चों। अब देखिए 40 मीटर डीप है तो यहाँ तो क्या है, P जो है अपने पास ये P0 है, मीन्स 180 m। ओके बच्चों, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आओगे तो आई थिंक देखिए आपके रो GNH, ठीक है, रो यहाँ पे लोगे 1000 इंटू में 10 इंटू में 40, तो आई थिंक ये हो जाएगा 4 इंटू 10⁵। ओके बच्चों, और 180 m जो होता है 180 m खुद होता है 1 इंटू 10⁵। तो यहाँ पे यदि प्रेशर की बात मैं कर रहा हूँ P डैश की, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 + 1 = 5 इंटू में 10⁵। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे एकदम ईजी है, ये हो जाएगा बच्चों। चलिए अब करना क्या है अपने को इस क्वेश्चन में, P1 V1 वापस वही नंबर ऑफ मोल इसमें कांस्टेंट रहेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज को कांस्टेंट रख दीजिए T2, ठीक है बच्चों। अब देखिए P1 जो दे रखा है मेरे पास, P1 क्या है 5 इंटू 10⁵, ठीक है, ये मेरे पास है P1। तो P1 जो है वो है मेरे पास 580 m लिख देता हूँ मैं, 10⁵ अपन लिख देंगे बाद में। P2 मेरे पास है 180 m, क्योंकि ये बुलबुला नीचे से सरफेस तक पहुंच जाएगा, नीचे से सरफेस से पहुंचते ही इसका प्रेशर कितना हो जाएगा 180 m। ओके बच्चों, अब देखिए टेम्परेचर बता रहा है, ये बबल भी बता रहा है इनिशियल, और लास्ट अपने को क्या पूछा है, वॉल्यूम भी तो पूछा है। तो V1 जो है, V1 जो अंदर था तब वॉल्यूम कितना था 1 इंटू में 10⁻⁻6 मीटर क्यूब, ठीक है, ये 1 है, ठीक है बच्चों। और देखिए आगे टेम्परेचर कितना है, T1 मेरे को दे रखा है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 273 प्लस में 12 आई थिंक कितना आ जाएगा 285 के, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और T2 मेरे पास कितना दे रखा है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड देखना चाहूँ मैं तो मेरे पास आ जाएगा 308 के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। अब सारी की सारी वैल्यूज जो है V2 अपने को निकालना है, निकाल दिया। अब देखो V2 रखना है, बाकी सारी की सारी क्वांटिटी उधर भेज दो। तो P1 V1 बाय T1, ठीक है, इनटू में T2 बाय V2, ठीक है, अब वैल्यूज रख दो 5 इंटू 10⁵। V1 कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6, 1 इंटू में 10⁻⁻6। ओके बच्चों, T1 कितना है मेरे पास 285 इंटू में T2 कितना है 308। ओके बच्चों, देखिए 308, और अपॉन में P2 कितना है मेरे पास 1 इंटू में 10⁵। ठीक है बच्चों, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास लगभग जो है 5.3 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब जो है ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, सॉल्व करके ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक कमरे में जिसकी धारिता 25 मीटर क्यूब है। अब आप धारिता से वैसे रिलेट मत करना भाई, हीट ट्रांसफर वाली धारिता से। धारिता का मतलब ये है इसका जो वॉल्यूम है वो 25 मीटर क्यूब है। ठीक है, टेम्परेचर कितना है
300 के प्रेशर कितना है 1 atm, 1 इंटू में 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दाब पर वायु के कुल अणुओं जिनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल, वाष्प और अन्य सभी अवयवों के कण सम्मिलित हैं की संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या ज्ञात करने के लिए बोला जाए आपको तो n इज इक्वल टू PV अपॉन में KBT। ओके, PV वैल्यू रख दीजिए 1 इंटू में 10⁵ इंटू में 25 अपॉन KB 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर 300। ठीक है बच्चों, देखिए ध्यान से, प्रेशर मैंने रख दिया, V मैंने रख दिया बच्चों, ठीक है। और देखिए KB 1.3 10⁻⁻23 मैंने क्यों रखा, क्योंकि ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर है वो 6.10 इंटू 10⁻26 आएगा बच्चों। कैलकुलेट कर लीजिएगा। आई होप कि आप कैलकुलेट तो प्लीज कर लेना, ठीक है। कर लोगे बेटा। तो देखो थीम एकदम सिंपल सी है। पहले वाले में थीम क्या थी, प्रेशर से ये खेलना चाह रहा था, ठीक है। और बात वही है, बुलबुले के अंदर की बात करूंगा तो अंदर जो गैस थी वो तो कांस्टेंट चल रही है। अंदर यदि गैस है, अंदर के जो गैस के मोल्स हैं वो तो कांस्टेंट है। तो मैंने डायरेक्टली n नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रख करके वैल्यू कैलकुलेट कर ली, ठीक है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन की बात करूं तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स के अंदर मैं क्या लिख दूंगा n अपॉन में Na, और r अपॉन में Na क्या होता है Kb। तो डायरेक्टली यहां से मैं कर सकता हूं। ओके बच्चों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन के अंदर जो क्या कह रहा है ये, एट व्हाट टेम्परेचर, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसके अंदर रूट मीन स्क्वायर स्पीड वर्ग मध्य मूल वेग है आर्गन गैस का, वो किसके वर्ग मध्य मूल वेग के बराबर हो जाए, हीलियम गैस के एटम, जो कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। सबसे बड़ी खास बात जो है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहा है ये, ठीक है बच्चों। अब देखिए आप, तो सबसे पहले अपन VRMS का फॉर्मूला लिखना चाहेंगे। VRMS इज इक्वल टू 3 kBT बाय मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए VRMS1 अपॉन में VRMS2 इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, T1 बाय मॉलिक्यूलर वेट 1, ठीक है, डायरेक्टली, और अपॉन में जब आप करोगे NW2 अपॉन में T2, ठीक है। अब ये दोनों बराबर दे रखे हैं, ठीक है, बराबर दे रखे हैं, तो स्क्वायर भी जब करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो डायरेक्टली जो अपने पास इक्वेशन आएगी बच्चों वो आएगी T1 बाय T2 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट 1 अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट 2, ठीक है भाई। अब देखिए यदि आप T1 जो है, T1 मैं किसके लिए ले लेता हूँ, T1 मेरे को निकालना है, चलिए, ठीक है, और T2 जो है, T2 इसमें हीलियम का ले लेता हूँ मैं, तो 273 माइनस में 20 डिग्री, 273 माइनस में 20 कितना हो जाएगा 253, कितना हो जाएगा 253, ठीक है। T1 मेरे को निकालना है, ये आ गया 253 इक्वल टू, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऊपर वाला मैं ले रहा हूँ आर्गन का, तो लगभग आर्गन का मैं 40 के अप्रॉक्स ले लेता हूँ और हीलियम का ले लेता हूँ 4 के अप्रॉक्स, ठीक है बच्चों। क्या ले लेता हूँ 4 के अप्रॉक्स, तो ये आ जाएगा 10, तो T1 आ जाएगा आपके 253 इंटू में 10 या फिर 2530 के, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, 2530 के, डेट विल बी योर आंसर। ओके बच्चों, आ जाएगा ना, 2530 के विल बी योर आंसर। अच्छा 40.0 दे रखा, लगभग अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 2530 के। चलिए आगे चलें। अभी देखिए, फ्रॉम ए सर्टेन एपरेचर डिफ्यूजन रेट ऑफ हाइड्रोजन एट ए एवरेज वैल्यू, ठीक है। डिफ्यूजन रेट जो है मैंने आपको बताया था, ग्राम का डिफ्यूजन का नियम, ग्राहम का डिफ्यूजन का नियम या फिर विसरण का नियम, ठीक है। अब विसरण की बात कर रहे हैं तो देखिए अपन ने जो फॉर्मूला पढ़ा था R1 बाय R2 इज इक्वल टू ρ2 बाय ρ1, याद कीजिए, ऐसा ही कुछ था या नहीं था, ऐसा ही कुछ था। अब देखिए किसी उपकरण से हाइड्रोजन गैस की दर से विसरित हो रही है, उन्हीं स्थितियों में कोई दूसरी गैस 7.2 की दर से विसरित हो रही है। इस दूसरी गैस को पहचानिए, इस दूसरी गैस को पहचानिए। अब देखिए ध्यान से, ये आपके रेट है, यहाँ से मैं चालू करता हूँ स्टार्ट। अब देखो आपको दे रखा है R1 कितना दे दिया आपने 28.7, ठीक है, और ये दे दिया 7.2, ओके।
ये आ गया ρ2/ρ1, ठीक है, ρ2/ρ1। अब देखिए इसका लगभग 4 से कट जाएगा ये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 4 आ जाएगा। तो ρ2 जो होगा वो अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 16ρ1, ठीक है, अप्रॉक्स 16ρ1 के हो जाएगा। मतलब इसकी जो डेंसिटी है वो हाइड्रोजन की डेंसिटी से, इसकी डेंसिटी आपके हाइड्रोजन की डेंसिटी से 16 टाइम्स ज़्यादा है। कितने टाइम्स ज़्यादा है बच्चों? तो बच्चों गैस कौन सी होगी यहाँ पे बताइए, गैस कौन सी होगी? 16 टाइम्स हाइड्रोजन से। कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन गैस हो सकती है। कौन सी गैस हो सकती है? ऑक्सीजन गैस होने के चांसेस हैं, लगभग ऑक्सीजन के आसपास अपन आ रहे हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन गैस होने के चांसेस हैं। चलिए ओके बच्चों, आज जो केटीजी का 1 शॉट है, मेरी तरफ से जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए हैं। आई होप आपको ये प्रयास पसंद आया हो, और यदि कुछ और इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में जो भी आप चाहते हैं कि ये इम्प्रूवमेंट हो उसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप इस प्रयास को सराहना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। ओके, टेक केयर, बी सेफ, ध्यान रखिए।